अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो अहम इशू हैं जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। एक तो तोशा खाना के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन चली आ रही है कि इमरान खान साहब उस पर नाअहल हो जाएंगे, ज़रा वो वजाहत देनी है मैंने आपको। और दूसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का दौरा अमेरिका और जो अफवाहें साथ रहीं एक्सटेंशन के हवाले से, नई तैनाती के हवाले से, उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ जनरल कमर जावेद साहब के अमेरिका के दौरे पे। अमेरिका का दौरा आपको पता है, और लास्ट बुध वाले दिन जो गुजरा हुआ है वो वाशिंगटन डीसी में सफारत खाने में उन्होंने एक ज़हराने के दौरान शुरा से गैर रस्मी गुफ्तगू की। और जो पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की और ख़बर के मुताबिक कि वो कहा है कि वो आइंदा माह यानी नवंबर में अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और सरकारी टीवी ने भी ये बातें कहीं कि वाशिंगटन में गैर रस्मी गुफ्तगू के दरमियान कि मुसल्लह फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्की मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और अपने इस दौरान पेंटागन में अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टन से मुलाकात के अलावा कौमी सलामती के मशीर जैकब, नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी रोथ शर्मिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ़ाई मशीर से भी मुलाकातें की। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी शराकतदारों की मदद से पाकिस्तान में सैलाब-ज़दगान की इमदाद और बहाली के हवाले से तावन पर अमरीकी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद साहब रिटायर हो रहे हैं। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है नवंबर सुप्रीम कोर्ट में मामला ये चैलेंज हो गया था और फिर 3 माह की एक्सटेंशन मिली। और ये कन्फ्यूजन एक रही चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी और कहा था इसके मुताबिक कानून साजी करें। फिर कानून साजी बनने के बाद वो नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं है। 2 तरह की बातें हैं, लेकिन एक है कि वो इसी नोटिफिकेशन के अंदर 6 महीने भी वो कवर है। और यानी एक्सटेंशंस हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, जब तक 64 साल की एज ना हो जाए। 64 साल की एज वो डेड लाइन है या अपना सनसेट क्लास है कि उसके मुताबिक फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। और कुछ जगह लोग अजीब सी कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए, आइन में कोई तरमीम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये तरमीम की गई थी। मुतल्लिका प्रोविजंस में बार बार आप लोगों के सामने पढ़ चुका हूँ और मैंने उसमें बड़ी वजाहत के साथ ख्वाजा आसिफ आए, उन्होंने नाम भी ले दिया और उन्होंने कहा कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। 5 अफसरान के नाम आए हैं, ताहम ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि 5 में से भी कोई नाम ना लिया जाए। और ये अजीब सा तासुर दिया उन्होंने, उससे मसाइल बढ़े रहे। उन्होंने कहा कि तमाम 3 स्टार जनरल इस्तक़रारी के अहल होते हैं। और जो बाज़ मुबस्सिरीन हैं वो आर्मी चीफ के इस दौरे को उसकी अलविदाई दौरा भी करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ का ख्याल इस बारे में और मुख्तलिफ है। उन्होंने कहना ये क़ब्ल वक्त होगा। और सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें की गई इस बारे में, खबरें गर्दिश करती रही कि उनके हमरा ISA के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS बड़ा अहम पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास भी अमेरिका गया। अमूमन ऐसा होता है कि जो सीनियर होता है वो वहाँ पर मौजूद और वही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए भी कंसिडर होता है। जनरल अज़हर अब्बास साहब के बारे में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और सीनियर 3 उम्मीदवार हैं और अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगना, हालांकि कानून में नहीं है, अगर लगना है तो फिर आपके सामने आप कह सकते हैं कि सीनियर 3 उम्मीदवार हैं। और बात है जी, मुकम्मल तरदीद की है इन खबरों की कि जो जर्नैल है ये इस दौरे का हिस्सा थे। और आर्मी कवायद के मुताबिक आर्मी चीफ की GHQ या शहर में गैर मौजूदगी की सूरत में ये बड़ा अहम है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए लाजिम है कि वो GHQ में मौजूद रहें। ऐसा जो काम किया जाता है ऑपरेशनल ज़रूरियात और फैसलों के लिए किया जाता है, जैसा कि किसी भी सतह पर मरकज़ी कमांड की मौजूदगी की सूरत में सेकंड इन कमांड का मौजूद होना लाजिम है। यही वजह है कि CGS आर्मी चीफ के हमरा अहम दौरों का हिस्सा नहीं होते इकट्ठे। ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ ये है कि बड़ी हकीकत है, मामला को उलझाया जाता है
कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जाती हैं, और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद साहब के दौर में तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और लोगों का अपना एक ओपिनियन है। देखिए मैं एक बात बता दूंगा आपको, कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज का एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा नुक्ता नज़र कुछ और है कि अगर आप बिल्कुल खुली छुट्टी दे देंगे ना, कल फिर यही होगा कि ये ताकत, यानी मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने ये ताकतवर हुकूमत है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ब्यूरोक्रेसी इनकी अपनी, पुलिस इनकी अपनी, और हम जिस तरह तवज्जो नहीं दे रहे वो ब्यूरोक्रेसी जिसको हमने खुला छोड़ दिया हुआ। यानी ये हालात इस तरह इस डगर पे चल रहे हैं ना कि जिनके लिए मसाइल कुछ और हैं, जिनको समझना कुछ और है। तो ये बड़ा अहम है। यानी टोटल बिल्कुल नहीं, पेंटागन में देख लें जिस तरह से ये एक अलग बात है कि नुक्ता नज़र क्या है, क्या होना है या क्या नहीं होना। जनरल कमर जावेद साहब के दौर के अंदर जो सियासी मुदाखलत है उस पर ज़्यादा उंगली उठी हैं, बहुत ज़्यादा उंगली उठी हैं। लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में मरीम सफदर, नवाज़ शरीफ, सफदर अवान और ये इस तरह, और उनका परवेज़ रशीद, जावेद लतीफ़ किस किस तरह की गुफ्तगू करते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एटलीस्ट कम अज़ कम ये मामला नहीं हुआ है। ठीक है ना जी। और अमेरिका के दौरे की अहमियत बहुत है, मईशत के साथ बाकी मामला भी सारे चलने होते हैं, देखने होते हैं। ठीक है ना जी। और जहाँ अमूमन एक तासुर जो है ना वो, जैसे मैंने बताया, रिटायरमेंट से पहले दौरा ना ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ठीक है ना जी। और सर्दमहरी रही है अमेरिका और पाकिस्तान के दौरों में। अफ़गानिस्तान से इनकलाब के दौरान भी हमने वो देखा है, इमरान खान के बयानात आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ, और देखिए वन शुड बी वेरी क्लियर, इमरान खान साहब बड़ा क्लियर बयानिया अमेरिका के बारे में लेके आए, और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के लिए कभी भी फ़ायदेमंद सूदमंद नहीं रही है। अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट के बाद पाकिस्तान नीचे ही गया है, यानी कोई एडवांटेज नहीं मिले, और उसके पीछे वजह है कि उनकी पॉलिसी जो है पेंटागन में बैठे वो जियोश लॉबी चला रही होती है। जब जियोश लॉबी देख रहे मामलों को चलती है तो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। बैनुल-अक़वामी इदारे जो है ना, मसलन में वगैरह अमेरिका का असर रसूख है, इसलिए भी दौरा अहम था। क्या पाकिस्तान मईशत बुरी तरह फंस चुकी हुई है, ना मिफ्ता इस्माइल कुछ कर सकता है, ना इसहाक डार कुछ कर सकता है, सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। और इसीलिए 2 महीने कबल जो रिटायरमेंट से ये दौरा, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और इनको जितनी पजीराई मिली है ये भी हम सब ने देखा। और सवाल यह है कि अहम दौरा क्या नए आर्मी चीफ को नहीं करना चाहिए था? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि और मुल्क के हालात क्या हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और मुल्क की सालमियत या मुल्क की सियासी मामलात में से आर्मी चीफ के अंदरूनी सियासी मामलात में जनरल बाजवा की पॉलिसियों से मुतज़ाद इक़दाम करें, जो नया आर्मी चीफ के हवाले से है, और मुख्तलिफ सोच रखते होंगे मगर फ़ौज की पॉलिसी की पाबंदी करेंगे। और ये एक मैच्योर इदारा है, उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में क्या रिस्क और क्या फ़ायदे हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए हम इस पर सोचते हुए बड़ा ये तासुर दिया जा रहा है कि ये आखिरी है, लेकिन हमने अगर आपको तारीख़ी तौर पर ले जाएं, जनरल राहील शरीफ ने भी अपने रिटायरमेंट से तकरीबन 1 साल पहले अमेरिका का दौरा किया था, जबकि साथ भी आर्मी चीफ जो है जनरल अशफाक परवेज़ कियानी रिटायर्ड तो 2013 में हुए थे, ताहम उन्होंने अमेरिका का दौरा 2010 में किया था। और क़यादत मुसल्लह फ़ौज में ख़ास तौर पर कमांडिंग ओहदे के सुबकदोश या मुंतकली के वक्त अफसरान अपने ज़ेर कमांड अंडर इदारों का अलविदाई दौरा करते हैं। इन मौक़े पर एक मुख्तसर खिताब करते हैं, जबकि मेज़बान उन्हें यादगारी शील पेश करते हैं। ठीक है ना जी। ये आप लोगों के समझ के लिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ तोशाखाना के हवाले से। तोशाखाना का केस पहले ज़रा समझ लीजिएगा, फिर मैं बताता चलूँ। एक है जब नॉमिनेशन कागजाती नामजदगी दाखिल किए थे, इमरान खान साहब ने कागजाती नामजद दाखिल किए, वो चैलेंज हुआ और कह दिया कि सादिक और अमीन है, उनमें कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं थी। उसके बाद हर साल आपके एनुअल रिटर्न्स देनी होती हैं, जैसे आप इनकम टैक्स में रिटर्न देते हैं इस तरह नॉमिनेशन पेपर, और वो अगर आप गलत दें उसमें, तो उसमें वो सेक्शन 137 है, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये हर एक को देनी है। और इसका जो है ना, जो आपने समझना है, उन्हें टाइम भी होता है। वेयर अ मेंबर सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अंडर दिस सेक्शन विच इज़ फाउंड टू बी फॉल्स इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, यानी छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा, और ही मे विद इन 120 days फ्राम द डेट सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी ये भी साथ कैद लगा दी है, या वो करे तो 120 दिनों के अंदर, यानी तकरीबन 6 महीने कह सकते हैं, नहीं 4 महीने आप कह सकते हैं,
तो एक तो ये कदगन लगा दिया है। उसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो सेक्शन 167 में डिफाइन है। वो ब्राइबरी शराबरी लेना समझ नहीं आती वो कैसी, और ना ये लिखा है कि वो सेक्शन 137 यानी वहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 132 का, सेक्शन 137 यहाँ डिफाइन नहीं है। तो एक ये लीगल फ्लॉ भी इसके अंदर मौजूद है। चले हम छोड़, लेकिन ये लीगल फ्लॉ है, यानी आप इस चीज़ को मिस रेगुलेशन को आप नहीं कह सकते कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि सेक्शन में भी नहीं लिखा। ये कानूनी बहरान है। सेक्शन 174 में दी हुआ है पेनल्टी उसकी क्या होगी, वो पेनल्टी क्या होनी है, करप्ट प्रैक्टिस की होनी है, उसको सज़ा मिल जा सकती है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की और जुर्माने की है, और जुर्माना 1,20,000 या दोनों हो सकते हैं। ये तीनों सेक्शन जो है ना बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। और आपके लिए इसलिए बताना है कि 63(1)H में है कि जहाँ ये लिखा है मॉरल टर्पिट्यूड में जिसमें कम और बेश 2 साल सज़ा, तो यहाँ 3 साल सज़ा लिखी है, अगर 2 साल सज़ा भी मिल जाए तो आप फिर वो आप 63(1)H के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये पहले आपको इसलिए बताना है कि पहले मिसटेकुलेशन होनी है, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि ये मिसटेकुलेशन हुई है, तो वो एक इस्तगासा बनेगा, इस्तगासा जाएगा सेशन जज के पास, सेशन जज उस पर ट्रायल करेगा और ट्रायल लेगा बड़ा अरसा। तो ये और साथ ही 62(1)F भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। 62(1)F है कोर्ट ने करना है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। मिस डेक्लेरेशन, और ये मिस डेक्लेरेशन नॉमिनेशन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये बाद में स्टेटमेंट के, अगर ये स्टेटमेंट वाला मामला अगर आप आ जाएगा, इसको सुनाने में 62(1)F से नहीं कर सकते आप। 62(1)F तो और चीज़ है, और 63(1)H में ले जा सकते हैं अगर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में आप आते हैं। तो शाखाना में है क्या, वो कहना क्या चाह रहे हैं, 30 जून को जो आपके असासे हैं ना, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आप जो ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, जो पैसा आया वो सारा अपनी स्टेटमेंट एंड लायबिलिटीज़ में डिक्लेयर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के पास पैसा था, कैश था, वो डिक्लेयर कर दिया, और 1 जुलाई को जाके या चले 15 जुलाई को जाके उन्होंने कोई चीज़ें ख़रीद लीं तोशाखाना से, उनके पैसे वहीं से निकले, दे दिए, और 2 महीने बाद बेच दिया। अब जो 30 जून अगला आएगा ना, उस वक्त तक तो वो कैश की शक्ल में वापस आ गए या एक्सपेंडिचर हो गए, तो बात तो खत्म होगी। वो तो चीज़ें डिक्लेयर नहीं करनी है ना, मैं फिर क्लियर कर दूँ, वो नहीं डिक्लेयर करनी है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट की थी, और ये केस तोशाखाना का इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें बिल्कुल नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिस डेक्लेरेशन में तो मटीरियल है, यानी खाली थोड़ा बहुत नहीं, मटीरियल अगर आप देखेंगे उसके लिए करप्ट प्रैक्टिसेस आएगी, और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो वो तो नामुमकिन सी बात है कि उस पर कोई चांस बन सके। मैं नहीं इमरान खान साहब के अगेंस्ट देख रहा, इलेक्शन कमीशन बदनीति से अगर किरदार अदा कर दे अलहदा, लेकिन ये कोर्टों में चैलेंज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, इस पर मैंने भी काम काफ़ी किया हुआ है, और मैं इस मामले को बड़ा सीरियसली परसू कर रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।